हेलो स्टूडेंट्स, गोयल सर की केमिस्ट्री में आपका बच्चों एक बार फिर से स्वागत है। और आपने हमें जो रिस्पांस दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से रिस्पांस करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है बच्चों, सिर्फ अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाना है, आपकी मदद करना है, आपका रिवीजन करवाना है। तो मुझे लगता है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे इसी तरह से। थैंक यू बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं बोर मॉडल का सेकंड हिस्सा, जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। बच्चों, आपने अक्सर बरसात के दिनों में आसमां में रेनबो बनते देखा होगा और उस रेनबो में आपको कुछ इस तरह के कलर दिखाई देते हैं। बच्चों, इन्हें कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम आपको सभी कलर एक के ऊपर एक इस तरह से ओवरलैप होते हुए दिखाई देते हैं। ये कलर इस तरह से ओवरलैप होते हुए दिखाई देते हैं। ये स्पेक्ट्रम आप किसी लाइट सोर्स की मदद से, मान लीजिए सन हमारा लाइट सोर्स है बेटा, और लाइट सोर्स से निकलने वाली जो रेज होती हैं, इन रेज को अगर हम प्रिज्म से पास कर देते हैं, किस में से पास कर देते हैं? एक प्रिज्म ले लें और उससे पास करें तो प्रिज्म क्या करता है? इन आने वाली सभी व्हाइट लाइट के अंदर की जो वेवलेंथ है उन्हें क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है। और जब हम उसे देखते हैं किसी पर्दे पर तो ये कलर हमें दिखाई देने लगते हैं। यहां पे जो हमें कलर दिखाई देंगे बेटा, ये कलर का जो इस तरह का व्यू नजर आएगा, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम तब कहलाते हैं जब ये सारे कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, बीच में कोई भी ब्लैक लाइन, कोई भी ब्लैक बैंड दिखाई न दे। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे आपको देखिए ध्यान से, यहां आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है। इस बल्ब से निकलने वाली लाइट जो होती है बच्चों, ये व्हाइट लाइट होती है। और इस व्हाइट लाइट को अगर हम यहां पे देखिए, ये प्रिज्म दिखाई दे रहा है, इस प्रिज्म से पास कर देंगे। यहां पे हम हैं, ये हमारी आंखों का पर्दा है। अगर हम इसे देखेंगे ना बच्चों, तो ये स्पेक्ट्रम हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखिए यहां पे इसके अंदर सारे कलर एक के ऊपर ओवरलैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का टाइप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस लाइट सोर्स व्हाइट बल्ब की जगह अगर हम एक हॉट गैस बल्ब ले लें, एक गैस से भरा हुआ बल्ब ले लें, मान लीजिए यहां हमने हाइड्रोजन गैस भर दिया है और यहां पे हम जो है इसको वायर से कनेक्ट कर इसको क्या कर देते हैं? एक्साइट करते हैं, तो ये बल्ब जल उठेगा। इस हॉट गैस बल्ब से निकलने वाली रोशनी को बेटा हमने कहां से पास कर दिया? प्रिज्म से पास कर दिया। और हमारी आंखों ने जब उसे देखा बच्चों, तो वो स्पेक्ट्रम इस तरह का ना दिखाई देके कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, जिसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। जब हम डायरेक्ट हॉट गैस बल्ब से निकलने वाली रेस को प्रिज्म से पास कर देते हैं, तो यहां पर आपको देखो काफी ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। और इन ब्लैक स्पॉट्स के बीच में आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। देखो यहां पे कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको। ये बेटा जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये बेटा जो लाइंस दिखाई दी ना, जहां पे देखो मैंने ये कलर हटाया, ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। और बाकी जगह पे काला काला दिखाई दे रहा है। लाइंस काला काला, लाइंस काला काला, लाइंस काला काला। तो इसका मतलब ये लाइन के फॉर्म में आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से लिख देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइंस के फॉर्म में दिखने वाला स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम। जब लाइंस ना दिखे, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस कलर दिखे, तो उसे हम कहेंगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। सूर्य की रोशनी से बनाया हुआ स्पेक्ट्रम, बल्ब की रोशनी का बना हुआ स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब मान लीजिए ये बल्ब आप ले लेते हैं और इस बल्ब से निकलने वाली रोशनी को क्या करेंगे? ये वाला बल्ब इसके रास्ते में लगा देंगे। ये हाइड्रोजन वाला बल्ब आपने इसके रास्ते में लगा दिया बच्चों। ये हाइड्रोजन वाला बल्ब आपने रास्ते में लगा दिया। रोशनी पहले कहां चली गई? हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन गैस को हमने डायरेक्ट हीट नहीं किया, डायरेक्ट एक्साइट नहीं किया। क्या किया? सूर्य या बल्ब से आने वाली रोशनी को पहले हाइड्रोजन के बल्ब से गुजारा। यहां पे क्या होगा? यहां की रोशनी यहां आने पर एब्जॉर्ब होने लगेगी। क्या होने लगेगी? एब्जॉर्ब होने लगेगी। तो ये जो गैस बल्ब है ये क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इससे बची हुई रोशनी यहां से बाहर निकलने लगेगी। कुछ रोशनी एब्जॉर्ब हो गई, कुछ बाहर निकल गई। ये जो बची हुई रोशनी जब हम प्रिज्म से पास करेंगे, स्पेक्ट्रम इस तरह का दिखाई देगा। यहां देखो इस कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच बीच में आपको यहां पे कुछ ब्लैक लाइन दिखाई दे रही हैं।
ध्यान से देखो, एग्जैक्टली पहले जहां ये लाइन दिख रही है उसी की जगह पे आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है, इसी जगह पे आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है। बिल्कुल ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, जहां जहां पहले लाइन आ रही थी वहां वहां अब ब्लैक लाइन आ गई है और बाकी जगह कलर दिखाई दे रहा है। इसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहां पर जो है आपको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, और बिकॉज हमने इस कंटीन्यूअस लाइट को क्या किया, पहले एब्जॉर्ब करवाया और एब्जॉर्ब करवाने के बाद हमने क्या किया, इसका स्पेक्ट्रम देखा। ये स्पेक्ट्रम हमें क्या दिखाई देगा, कहीं कहीं पे हमें ब्लैक लाइन दिखाई देंगी, इसे हम क्या कहेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे। और इन दोनों स्पेक्ट्रम को हमने किसकी मदद से बनाया, किसी हॉट गैस की मदद से बनाया। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ में आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होती है वो हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम। कैसा होता है बोलो जरा, एमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कैसा होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम के टाइप में। एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें बेटा कलर वाली लाइंस मिलती हैं, इसीलिए इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन में बेटा हमें कलर वाले बैंड्स मिलते हैं और काली काली लाइन मिलती है, इसलिए हमें बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और ये दोनों स्पेक्ट्रम जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं। देखो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो यहां पर देखो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है। किस टाइप का स्पेक्ट्रम है? ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसे डायरेक्ट गैसेस को बल्ब बना के इसे ग्लो कर दीजिए और स्पेक्ट्रम को देख लीजिए, कुछ इस तरह की लाइन दिखाई देंगी। हाइड्रोजन के अंदर ऐसा, नियॉन में ऐसा, आर्गॉन में ऐसा। क्या ये लाइन सभी गैसेस के लिए एक जैसी दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए हाइड्रोजन में आपको कुछ दूर दूर लाइन दिखाई दे रही है, नियॉन में आपको बहुत पास पास लाइन दिखाई दे रही है। बिल्कुल हर एक गैस के लिए ये स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग आने वाला है। इसीलिए जैसे किसी इंसान की हाथों की लकीरें अलग होती हैं, इसी तरह हर एक एटम की स्पेक्ट्रम लाइंस की लकीरें अलग अलग होती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है फिंगरप्रिंट। क्या कहा जाता है? फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। तो किसी भी एटम का फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं? हम उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, लाइन स्पेक्ट्रम को या बैंड स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? उसका फिंगरप्रिंट कहते हैं। बात समझ में आई? तो नोट करिए और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं लाइमन, बामर और पाश्चन सीरीज के बारे में। बच्चों देखिए, ये है हमारा बोहर्स मॉडल का एटम। यहां हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा हाइड्रोजन एटम है। मान लीजिए उसका पहला इलेक्ट्रॉन है। ये वेरी फर्स्ट स्टेट जो है इसको हम बोलते हैं हमारी ग्राउंड स्टेट, और उसके ऊपर की स्टेट्स को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। जब भी n = 1 होता है इसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। और n = 2 से लेकर इंफिनिटी तक जो भी वैल्यू होती है उसे ही कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। क्या कहा जाता है? एक्साइटेड स्टेट। ये है हमारी ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के केस में। अब जब बेटा हम इसको ग्लो करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन एटम को हम क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाता है, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो और ऊपर जाएगा, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो और ऊपर भी जा सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। जब ये नीचे से मतलब लोअर एनर्जी से, जब बेटा ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाए, लोअर से हायर एनर्जी की तरफ मूवमेंट होता है, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से यहां पर क्या होती है? एनर्जी क्या होने लगती है? एब्जॉर्ब होने लगती है। ये अगर पहली लाइन की एनर्जी की बात करें तो ये -13.6 होती है और यहां एनर्जी -3.4 होती है। इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है लगभग ये आ रहा है आपका 10.2 के आसपास आ रहा है। ये जो 10.2 के एनर्जी का जो डिफरेंस है, इतनी एनर्जी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने लगेगा। और ज्यादा एनर्जी देंगे तो और एक्साइट होने लगेगा, और ज्यादा एनर्जी देंगे, और सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल जिसे n = इंफिनिटी कहते हैं आप, वहां एनर्जी लेवल होती है 0। जब इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करके यहां तक भेजना होगा तो यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी का जो डिफरेंस है लगभग कितना आएगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इस एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ये एब्जॉर्ब करके कहां पहुंच जाएगा? हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। उसी तरह से किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ ड्रॉप होता है, जंप करता है, मतलब
हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ आता है तो वो एनर्जी को क्या करने लगता है, फोटोन के फॉर्म में, एच न्यू के फॉर्म में क्या करने लगता है, एमिट करने लगता है। फोटोन एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, इसे कहते हैं फोटोन एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, एमिट करता है। यहां का एनर्जी लेवल है -13.6 और यहां का एनर्जी लेवल है -3.4, तो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आएगा +-10.3। नीचे आते समय ये क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ऊपर जाते समय एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, नीचे आते समय क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करने वाले हैं इस स्पेक्ट्रम की। ये जो स्पेक्ट्रम होता है, जब ये एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, इसे हम कहते हैं एमिशन। तो यहां पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम, वो तब मिलेगा जब हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जंप करता है। हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ जंप करता है, उस समय जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई दे रहे होते हैं, उसी को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे अलग अलग लाइंस दिखाते हैं। है स्टूडेंट्स, तो देखिए बोहर मॉडल में मान लेते हैं हमारा n=1 मतलब ग्राउंड स्टेट है, और ये हमारी सेकंड n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। जब मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट चालू ही 2 से होती है। n का वैल्यू जब 2 हो, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ मेरा n का वैल्यू 4 है, यहाँ मेरा n का वैल्यू 5 है, और ये मैं मान लेता हूँ मेरा n का वैल्यू इनफाइनाइट है। जब मैं एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ तो लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर रहा होता है, डी एक्साइटेड होता है। मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 1 की तरफ आता है और कुछ रेडिएशन एमिट करता है, या 3 से 1 पे आता है, या 4 से 1 पे आता है, या 5 से 1 पे आता है, या इंफिनिटी से कहीं से भी, किसी भी अपर लाइन से, ऊपर वाली साइड से सीधे ग्राउंड स्टेट पर गिरता है, तब जो लाइन हमें मिलती है उसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं, उसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। इसके लिए ग्राउंड स्टेट मतलब n1 का वैल्यू 1 होना चाहिए और n2 का वैल्यू जो है वो 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। जब भी हम बात कर रहे हैं n2, तो n2 हमारा वो जगह है जहां से हम डी एक्साइट होकर नीचे गिर रहे हैं, n1 वो जगह है जहां पे हम फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो जब भी ये वैल्यू 1 हो, ये लाइमन सीरीज होगा। बेटा यहाँ पर जो हमारी पहली लाइन है इसे हम अल्फा लाइन भी कहते हैं, इसे हम बीटा लाइन कहेंगे, इसे गामा लाइन कहेंगे, इसे डेल्टा लाइन कहेंगे। तो पहली 4 लाइन के नाम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा लाइन होती है। देखो यहां से यहाँ की एनर्जी बहुत कम है और यहां से यहाँ की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जब भी ये रेडिएट होते हैं, ये E बराबर h न्यू फोटोन एनर्जी एमिट करते हैं और ये बराबर hc/λ होती है बाय प्लैंक्स थ्योरी। तो एनर्जी जब ज्यादा होगी, देखो यहाँ एनर्जी कम है तो यहाँ पे वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है एनर्जी के, मतलब जो अल्फा लाइन है उसकी एनर्जी कम और वेवलेंथ ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी लाइन का ई अल्फा जो होती है वो सबसे कम, ई बीटा जो होती है ज्यादा, ई गामा जो होगी और ज्यादा, ई डेल्टा जो होगी और ज्यादा होगी, और सबसे लास्ट में ई इनफाइनाइट से जो गिरी है वो और सबसे ज्यादा होगी। यस की नो? इसी तरह से लेम्डा अल्फा जो होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेम्डा बीटा कम हो जाएगी, लेम्डा गामा जो है वो और कम हो जाएगी और लेम्डा वैल्यू ऑफ डेल्टा जो है और कम हो जाएगी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी आएगी? इनफाइनाइट से गिरने वाली वेवलेंथ जो है वो सबसे कम आएगी। आई बात समझ में? तो जब भी पूछा जाए कि लोएस्ट वेवलेंथ है वो इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट पे आती है, ग्राउंड स्टेट पे, और हाईएस्ट वेवलेंथ है वो सेकंड, क्योंकि ये लाइन कहां से गिर रही है? 2 से 1, तो 2 से 1 की जो वेवलेंथ है लाइमन सीरीज में, वो वेवलेंथ जो है सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है क्योंकि वहां एनर्जी कम होती है। ये है हमारी लाइमन सीरीज। यहीं पे अगर हम बेटा बामर सीरीज की बात करते हैं तो बामर सीरीज के अंदर ये अगर हमारा n=1 है, ये हमारा n=2 है, ये हमारा n=3 है, ये हमारी n=4 है। तो जब भी एक्साइटेड स्टेट से आप 2 पर गिरते हैं
2 पर गिरते हैं, सीधे 2 पर आ जाते हैं, सीधे 2 पर आते हैं, 1 पर नहीं आते हैं, तो ये आपकी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ये इन्फिनिटी लाइन हो जाती है। ये जो लाइन होती है, लाइमन सीरीज की जो लाइन होती है, ये यूवी स्पेक्ट्रम देती है, यूवी लाइन मतलब अल्ट्रावायलेट रेस। ये लाइन जो होती है, ये लाइन जो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रही हैं, फोटोन की एनर्जी एमिट कर रही हैं, ये यूवी रेस एमिट करती हैं। वहीं पे बामर लाइन, इन्हें कहते हैं बामर लाइन, बामर लाइन क्या कहते हैं, बामर लाइंस। ये विजिबल स्पेक्ट्रम हमें देती है। और प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आप देखेंगे तो 2 साल पहले नीट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि बामर लाइन जो है वो कौन सा स्पेक्ट्रम देती है, तो ये देती है विजिबल स्पेक्ट्रम देती है, अल्फा, बीटा, गामा। वंस अगेन देखो, ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है। छोटी लाइन की एनर्जी छोटी होती है तो हम बोल सकते हैं कि ई अल्फा छोटा है ई बीटा से, फिर ई गामा से और ई डेल्टा से, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटी। उसी तरह से इसकी वेवलेंथ अल्फा की क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, लैम्डा बीटा जो है वो छोटा हो जाएगा, और ऐसे करते करते सबसे बड़ा लैम्डा किसका आएगा, इन्फिनिटी का आएगा। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में भी क्या होता है, यहां पर लैम्डा अल्फा से लेके लैम्डा इन्फिनिटी की तरफ जब जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी और एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। विजिबल स्पेक्ट्रम जब आता है तो हमें विबग्योर कलर दिखाई देते हैं। विबग्योर दिखाई देने की वजह से देखो, विबग्योर VIBGYOR, विबग्योर में ऊपर से नीचे वायलेट से रेड की तरफ जाने पर एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो सबसे बड़ी एनर्जी किसकी है, वायलेट की। यहां सबसे बड़ी एनर्जी किसकी है, ई इन्फिनिटी की। तो ये जो ई इन्फिनिटी वाला एंड होता है इसे वायलेट एंड कहते हैं, वायलेट एंड। क्या कहते हैं, वायलेट एंड कहते हैं। और यहां एनर्जी अल्फा की सबसे कम होती है और यहां रेड की सबसे कम होती है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, रेड एंड कहेंगे। तो आपका रेड एंड कौन होता है, 3 से 2 की तरफ। जब लाइन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करती है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड पे, रेड एंड कहलाती है। लेकिन जब वो इन्फिनिटी से 2 पर गिरती है, देखो गिरना 2 पे जरूरी है ना, 2 पे गिरेगी तो ही बामर लाइन बनेगी। तो इन्फिनिटी से जब 2 पे गिरती है लाइन, तब वो वायलेट एंड कहलाती है। बात समझ में आई। और अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की जो एनर्जी का लेवल है, जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं एनर्जी बढ़ती है और वेवलेंथ कम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जंप मारता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन हमें देता है, जिन रेडिएशंस को हम कुछ सीरीज के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, और आगे जब हम आगे जाते हैं तो ये पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। ये 5 सीरीज आपको याद रखनी है। और देखिए, लाइमन सीरीज में जो जंप होता है वो n=1 पर होता है। बामर सीरीज में जो जंप दिखाई देता है वो n=2 पे दिखाई देता है। पास्चन सीरीज में हमें n=3 पे जंप दिखाई देता है। ब्रैकेट सीरीज में हमें n=4 पे जंप दिखाई देता है। और फुंड सीरीज, इसे फुंड बोलेंगे, पी फंड नहीं बोलेंगे। फुंड सीरीज में जो है जंप हमें कहां से दिखाई देता है, हायर लेवल से n=5 पे दिखाई देता है। इन सभी जंप्स की अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हमें एक रैडबर्ग इक्वेशन दी होती है। रैडबर्ग इक्वेशन हम इसे बोलते हैं। रैडबर्ग इक्वेशन क्या होती है, देखो, रैडबर्ग इक्वेशन में होता है कि 1/λ बराबर होता है RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये n1 क्या है, ये वो जगह है जहां आप जंप मार रहे हो, मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल है आपका, जहां पे आप जंप मार रहे हो। और ये वो जगह है जहां से आप जंप मार रहे हो, मतलब हायर एनर्जी लेवल। ये आपका हायर एनर्जी लेवल है। तो ये इक्वेशन होती है। इसके अंदर बच्चों ये R जो होता है ये रैडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। और इसे हम 1/λ को कभी कभी वेव नंबर, लैम्डा ये जो न्यू बार लिखा है इसे वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज R रैडबर्ग इक्वेशन। ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक बात और नोट करने की है। पहली सीरीज जो है हमारी लाइमन सीरीज है, ये यूवी रेडिएशन देती है। बामर सीरीज जो है ये विजिबल रीजन में हमें क्या देती है, वेवलेंथ देती है। और यहाँ पे पास्चन सीरीज जो है ये
हमें इंफ्रारेड रीजन में वेवलेंथ देती है। उसी तरह से ये ब्रैकेट सीरीज जो ये फार इंफ्रारेड होती है और ये फार इंफ्रारेड वेव देती है। तो देखिए यूवी रेज जो होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, यूवी रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद विजिबल रेज की एनर्जी है, उसके बाद इंफ्रारेड की एनर्जी और कम होती है। मतलब जैसे जैसे हम लाइमन से फंड की तरफ जाते हैं एनर्जी का लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लाइन होती है लाइमेन सीरीज की लाइंस जो होती हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। उसके बाद होती है बामर, उसके बाद होती है पाश्चन। तो पाश्चन सीरीज की लाइन जो है सबसे पीछे आएंगी। उसके बाद जो है हमारी ब्रैकेट आएंगी, ब्रैकेट के बाद बेटा हमारी जो है वो फुंड आएंगी। तो इस तरह से लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। हाईएस्ट एनर्जेटिक लाइन कौन सी है हमारी? लाइमन सीरीज की लाइन। लाइमन सीरीज की लाइन। अब लाइमन सीरीज में भी सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? जो इन्फिनिटी से नीचे गिरे वो सबसे हाईएस्ट, और इन्फिनिटी से 1 गिरे, और जो 2 से 1 गिरे वो लोएस्ट हो जाएगी। यस कि नो? तो लाइमन सीरीज हमारी हाईएस्ट एनर्जेटिक होती है। उसके अंदर भी नंबर ऑफ लाइन बन रही है। ये पहली लाइन है अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। इसके अंदर भी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसमें भी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। इस तरह से अगर आपने ये ऑर्डर याद रख लिया, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो हमारा काफी सारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये रेडबर्ग इक्वेशन आपको याद रखनी है। यहां पर अगर लाइमन सीरीज हुआ, अगर हमारा लाइमन सीरीज हुआ तो n1 का वैल्यू हम 1 रख देंगे और n2 का जो वैल्यू है वो 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बामर सीरीज की बात करेंगे तो बामर सीरीज के अंदर हमारा n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और n3 का वैल्यू जो है वो 3 से लेके इंफिनिटी हो जाएगा। उसी तरह से अगर बेटा हम पाश्चन सीरीज की बात करेंगे तो पाश्चन सीरीज के अंदर हम n1 की वैल्यू 3 रख देंगे और n2 की वैल्यू जो है वो हमारी 4 से लेकर इंफिनिटी के बीच में हो जाएगी। इसी तरह से हम कंटिन्यू आगे जो हमारी ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज है हम उसके लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है आपको नोट कर लेनी चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सेगमेंट देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन अगर आए तो हमें कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए। यहां लिखा है देखो, एन एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहली बात क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब वो नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाए। तो इसका मतलब देखो यहाँ 1 से 2 आ रहा है, यहाँ 3 से 8 आ रहा है। यहाँ देखिए नीचे से ऊपर 1 से 2 मतलब नीचे से ऊपर हुआ, 3 से 8 ये भी नीचे से ऊपर हुआ, 2 से 1 ऊपर से नीचे हुआ, 8 से 3 ये भी ऊपर से नीचे हुआ। तो ये तो एमिशन लाइन है, ये एमिशन है। ऊपर से नीचे की तरफ जब नीचे गिरते हैं, जंप आते हैं, इन्हें कहते हैं एमिशन। ये है हमारा एब्जॉर्प्शन, ये हमारी एब्जॉर्प्शन है। यस कि नो? अब यहाँ नीचे से ऊपर जब भी जाएंगे तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसका हाईएस्ट होगा? जब भी आप लाइमन सीरीज वाली सीरीज में रिटर्न जाएंगे, मतलब यहाँ पे देखिए, जब भी आप लाइमन सीरीज की जो लाइन होती है वो हाईएस्ट एनर्जेटिक होती है। तो इनमें से कोई भी लाइन होगी, मतलब आप 1 से ऊपर जाएंगे, जब भी आप 1 से ऊपर जाएंगे आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, आपको एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे जो ये वाला है 1 से 2 वाला, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और 1 से 2 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1 की एनर्जी थी -13.6 और सेकंड की एनर्जी है -3.4। इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो आता है +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से यहां अब्जॉर्प्शन करने की जो आपको एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी। तो याद रखें, जब भी आप 1 से कहीं जाएंगे, 1 से 2 में एनर्जी ज्यादा, 1 से 3 में और ज्यादा, 1 से 4 में और ज्यादा एनर्जी लगेगी। 1 से इंफिनिटी अगर जब 1 से जाएंगे तो हमेशा एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली है। अब यहां देखो, अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम दैट एमिट मैक्सिमम एनर्जी। ऐसा कौन सा ट्रांजिशन है इनमें से जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगा? एमिट करने का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। ये देखो 2 से 1, ऊपर से नीचे। ये देखो 1 से 4 दिया है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देखो 4 से 3 मतलब ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पे भी देखो 3 से, तो ये ऊपर से नीचे। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, बाकी 3 हो सकते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी कोई लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन होता है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम एनर्जी। ट्रांजिशन लाइमन सीरीज का दिख रहा है, देखो ये लाइमन है, ये कौन है? 3 पे गिर रहे हो, तीसरे नंबर पे गिर रहे हो, मतलब ये आपका है पाश्चन, ये है पाश्चन,
और ये 2 पे गिर रहे हो, ये है बामर, ये बामर सीरीज है। तो जो लाइमन सीरीज होती है वो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन देती है, मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन देती है। आंसर आएगा फर्स्ट। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, देखो द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दैट विल बी मैक्सिमम एनर्जी। वंस अगेन द मैक्सिमम एनर्जी आया है। यहाँ पे देखो 3 से 2 मतलब ऊपर से नीचे, 4 से 3 मतलब ऊपर से नीचे, 5 से 4 मतलब ऊपर से नीचे, 6 से 5 मतलब ऊपर से नीचे, मतलब चारों भी एमिशन ही है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आएगा। देखो ये बामर है, ये बामर सीरीज है, ये आपकी पाश्चन सीरीज है, ये ब्रैकेट सीरीज है, और ये 5 नंबर पे बहुत ऊपर चला गया। तो सबसे पहले कौन आएगी? बामर सीरीज। इसकी लाइन जो होती है वो मैक्सिमम एनर्जेटिक लाइन होगी, क्योंकि इसमें लाइमन तो है ही नहीं। लाइमन होती तो लाइमन भी आंसर होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आसान तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, बहुत ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या लिखा है? द ब्रैकेट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अराइज व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एन एनर्जी लेवल। तो आपको देखो ब्रैकेट सीरीज में बोला गया है, पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में आप गिरते हैं 1 के ऊपर। दूसरी सीरीज होती है आपकी बामर सीरीज, वहां आते हैं जंप 2 के ऊपर। तीसरी सीरीज होती है पाश्चन सीरीज, वहां जंप होता है n = 3 के ऊपर। चौथी सीरीज है हमारी ब्रैकेट सीरीज, n = 4। यहाँ पे देखो n = 4 पे जंप करना है, तो कहीं भी जंप करो n = 4 होना चाहिए। ये सीरीज आपकी ब्रैकेट जंप हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या पूछा है जरा देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ। और हम क्या जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। जहां एनर्जी ज्यादा वहां वेवलेंथ कम, और जहां वेवलेंथ कम वहां एनर्जी ज्यादा। तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मतलब एनर्जी कम चाहिए। और कहां चाहिए? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी होती है 2 से 1 के लिए, ये मिनिमम है। और कौन सा एटम है? हीलियम प्लस। तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, 1/λ बराबर RZ का स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी रख दीजिए हीलियम के लिए बेटा? ये 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 4 × 4 कर दीजिए, इंटू 1/n1 का स्क्वायर, मतलब 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 3/4 आ जाएगा। तो ये आ गया 4r × 3/4। क्या ये 4 से 4 कट गया? क्या ये वैल्यू 3r आ गई? लेकिन ये 3r आंसर नहीं करना, क्योंकि ये 1/λ की वैल्यू है, हमें लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा बराबर हो जाएगी 1/3r। आंसर 1/3r आएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में देखो फर्स्ट आंसर कर देते हैं। जल्दबाजी नहीं करना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पहुंचे आंसर ये करके आए और -1 लेके आओगे, क्या फायदा है बच्चों? ऐसा नहीं करना है हमें। चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द 3rd ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। कहां से जंप मारना है बोलो? 3rd ऑर्बिट से जंप मारना है। कहां मारना है बेटा? 2nd ऑर्बिट में मारना है। द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, वेवलेंथ कितनी होगी? 1/λ बराबर। एटम कौन सा दिया हुआ है बच्चों? कोई एटम का नाम ना दे तो हाइड्रोजन एटम ले लेंगे R। Z की वैल्यू 1 ले लेंगे, 1 का स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट एटम हमेशा हाइड्रोजन लेना है। कहां से गिर रहे हैं? 3 से गिर रहे हैं। कहां गिर रहे हैं? 4 पे, 2 पे। तो यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 - 4 बराबर आएगा 5/36, मतलब ये आएगा 5r/36। तो इसको हमें क्या करना है? उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/λ हो गया वो। तो 1/λ की जगह लैम्डा लिखेंगे तो ये आएगा 36/5r। क्या यहाँ पे वही चीज हो गई? लैम्डा बराबर 36/5r। तो जल्दबाजी ना करें और 5r/36 ना लगा दें। समझ में आई? तो चलिए इस तरह से हम करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन। आप देख रहे थे गोयल सर के केमिस्ट्री। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें आप लिखते रहिए आपको लेक्चर कैसा लगा और आगे आप कौन से कॉन्सेप्ट हमसे सुनना चाहते हैं। हम जल्दी आपके लिए लेकर आने वाले हैं एक डाउट के लिए एक व्हाट्सएप नंबर, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप जब हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको आपके डाउट्स भी सुलझाएंगे, आपको कुछ डीपीपीस भी भेज सकते हैं और वहां पे हम आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी देने वाले हैं। तो देखते रहिए गोयल सर की केमिस्ट्री गोयल सर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, कीप वॉचिंग गोयल सर की केमिस्ट्री, बार बार दोबारा।